प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग अष्टम का सिविक्स का अंतिम और 10वां अध्याय कानून और सामाजिक न्याय, इसको हम लोग देखेंगे। अब समझ लें, कानून पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने पढ़ा है, एक नियम जिस पर कि हर कोई लोग चलता है और इस कानून के पालन से किसी को परेशानी नहीं होती है, सबों के साथ एक समानता का बर्ताव होता है। और सामाजिक न्याय, समाज में जिसको जो वाजिब मिलना चाहिए वो इंसाफ उसको मिले, जो उसके हित में है वो उसको मिले, यही है सामाजिक न्याय। इसके बारे में और हम आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया कि आपको पिछले अध्याय में पढ़े थे, पिछले क्लास में 7 में, बाजार में एक कमीज, तो वहाँ देखे थे कि बाजार में एक श्रृंखला का काम करता है बाजार। तो जैसे पहले कपास का उत्पादन होगा, फिर धागा बनेगा, फिर वो जो है उसका जो है कपड़ा बनेगा, फिर मार्केट में जाएगा, फिर सिलाई होगा, उस पर वो कारखाना में अलग होगा, फिर वो जो है दुकानदार के पास जाएगा, फिर वो शोरूम में जाके बिकेगा। तो कई चरण है इसके लिए, और यहाँ पर कई जगह जो है क्रय विक्रय हो रहा है। और आपको यदि याद होगा तो कपास पैदा करने वाला छोटा किसान था, या ईरोड का एक बुनकर जो कपड़ा बुनता था वो था, और या कमीज का कारखाना में जहाँ कमीज बनता था। तो वहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाजार में बहुत सारे लोगों क्या होता है ना, शोषण होता है, वो शोषण के शिकार हो जाते हैं, उनके साथ उचित बर्ताव नहीं किया जाता है, और ऐसी संभावना होती है कि वे शोषण के शिकार हो जाएं, चाहे वो मजदूर हो या उपभोक्ता। मजदूर जो काम करने वाला, उपभोक्ता जो अंतिम रूप से जो सामान खरीदे वो उपभोक्ता कहलाता है, जो कि क्रय विक्रय नहीं करता। छोटा दुकानदार भी होगा तो वो लाएगा और दूसरे को बेच दे, लेकिन उपभोक्ता के रूप में आप उस वस्तु का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से शोषण, इस तरह का शोषण नहीं हो किसी भी तरह का, किसी भी स्तर पर। तो सरकार ने क्या किया है, कुछ कानून बना रखे हैं, और उस कानून का पालन सबों को करना पड़ता है, और इसके माध्यम से कोशिश की जाती है कि कोई भी अनुचित क्रियाकलाप नहीं हो। बाजार प्रणाली में जब निजीकरण को बढ़ावा मिलता है और कंपनी का शासन होता है, तो वहाँ पर जो कोई कारोबारी होते हैं वो चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक मुनाफा हो। इस मुनाफे की चाहत में वे मजदूरों का शोषण करते हैं, उनको वो चाहते हैं कि कम खर्च हो, लागत कम आवे और हमको ज़्यादा प्राप्ति हो। और मजदूरों को कम वेतन देना यह एक गैर कानूनी चीज़ है, यह गलत बात है, और उसको यदि नहीं मिलता है तो सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था की है। और किसी भी मजदूर को सरकार ने प्रावधान किया है कि न्यूनतम वेतन से कम की मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में कुछ आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। आपने देखा कि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है, तो उसी तरह बाजार प्रणाली जो है वहाँ पर कोई मजदूर रहे या उपभोक्ता रहे या उत्पादक रहे, वर्ग रहे, तो किसी के साथ किसी तरह का जो है शोषण का शिकार वो न हो जाए, इसके लिए कानून बनाए गए हैं। तो मजदूर क्या हुआ, जो काम करता है, मजदूर का मजदूरी हुआ, और उपभोक्ता क्या हुआ, जो कि वस्तु का खरीदारी करता है अपने लिए। और एक चीज़ है उत्पादन कौन करता है, तो उत्पादक कौन कहलाता है। तो इतना जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति या कोई संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीज़ें बनाता है, वो उत्पादन करता है और वो बाजार में बेचता है। और कभी कभी क्या होता है ना, वो उत्पादन करके कुछ चीज़ अपने हिस्से के लिए ही रख लेता है, उसको बेचता नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में सबसे अच्छा उदाहरण आपको किसान के रूप में मिल जाएगा, जो कि उत्पादन करते हैं और उस बीज को रख लेते हैं कि हम उसका उपयोग आगे हम करेंगे। यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि अहमदाबाद में कपड़ा मिल का दिखाया गया है कि कपड़ा मिल में किस तरह मजदूर काम करते हैं। और बिजली से चलने वाले करघों के साथ जो है जब प्रतिस्पर्धा होने लगा, तो जो है 1990 के दशक में विशेष करके तब हुआ, तो उस समय फिर कई मिल जो है बंद हो गए। पावर लूम, बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं पावर लूम, और यह 4 से 6 करघों की एक छोटी इकाई है, और ये इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ करते हैं, या कुछ मजदूर भी रख लेते हैं।
यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि न्यूनतम वेतन के लिए कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और एक दूसरा प्रश्न कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ मजदूरों को न्यूनतम वेतन कितनी दी जाती है, और तीसरा प्रश्न आप बताएं कि न्यूनतम वेतन तय कौन करते हैं। आप समझ गए कि न्यूनतम मेहनताना कानून क्या होता है। तो न्यूनतम मेहनताना कानून क्या हुआ, इसमें यह निश्चित किया जाता है कि किसी का भी वेतन एक निर्धारित न्यूनतम राशि जो है उससे कम नहीं हो। अब अगर कहा जाए कि इसकी ज़रूरत क्यों है, तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मज़दूर को कभी कभी उसके मालिक सही पैसा नहीं देते हैं, कम मजदूरी देना चाहते हैं, और मज़दूरों को काम की ज़रूरत पड़ती है, बेरोज़गारी है, वे ज़्यादा सौदाबाजी कर नहीं पाते हैं, मजबूरन काम करने के लिए तैयार हो जाना पड़ता है, उसका शोषण न करे मालिक, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और यह कानून किसके हित में है यदि यह कहा जाए तो यह कानून, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, यह कानून मजदूरों के हित में है। कोई भी मजदूर रहे, खेतिहर मजदूर रहे, या कोई निर्माण कार्य, घर मकान भवन जो है बनाने वाला मजदूर रहे, या कोई फैक्ट्री का मजदूर रहे, या कोई घरेलू नौकर के रूप में कहीं काम होता है, तो वो उन सबों की इससे रक्षा होती है एक प्रकार से। अपनी मजदूर यूनियन का भी नाम सुना होगा, सब सुना होगा मजदूर यूनियन। तो वो क्या करता है, मजदूर लोग का यूनियन होता है, एक संगठन होता है, और वहाँ उसके हितों की बात की जाती है, और यूनियन सारे लोग मिलकर संगठित होकर अपनी एक संयुक्त ताकत बनाकर प्रदर्शित करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उसके सहारे वेतन सही मिले, और उसकी जो कार्य स्थिति में उसका शोषण न हो किसी प्रकार का, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके। यह भी समझ लें कि कानून बना देने से कुछ नहीं होता है, सबसे महत्वपूर्ण होती है बात कि कानून को लागू भी करना, विशेष करके इस परिस्थिति में जब उसको किसी ताकतवर के खिलाफ वह कानून लागू हो। मजदूर तो मजबूर होता है, और उसका मालिक, कई बार फैक्ट्री मालिक बहुत मजबूत होता है। अब यहाँ पर सही तरीके से कानून का क्रियान्वयन हो, यह सरकार पर निर्भर करता है, और नियमित रूप से कोई यदि कार्यस्थल पे कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है, और यदि नियमित रूप से उसका निरीक्षण होता रहे, और अगर कोई कानून का उल्लंघन करे तो उसको यदि सज़ा मिले, तो फिर गरीब मजदूर में भी सख्ती आ जाती है कि जो है अन्यथा उसका शोषण होता है। अब देखिए, कानून बनाने और लागू कायम करने के लिए व्यक्ति की कंपनी या कोई निजी कंपनी रहे, उसी गतिविधियों को नियंत्रित की जाती है, ताकि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार या शोषण से मुक्ति का अधिकार, यह क्रियान्वित हो या मिले। शोषण से मुक्ति का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका मतलब होता है कि किसी को कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर न किया जाए, किसी को बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं करवाया जाए, और इसके साथ साथ कोई यदि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो उसको किसी भी तरह का काम में नहीं लगाया जाए। अब आप समझ लीजिए, 14 साल तक का बच्चा को पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा उसका मौलिक अधिकार है, और 14 साल से यदि ऊपर भी है, 14 से 18 भी है, और यदि वो फैक्ट्री में कहीं किसी तरह खतरनाक काम हो रहा है, कोई लगता है कि वहाँ कुछ समुचित व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर उसको काम पे नहीं लगाया जा सकता है। और लेकिन सामाजिक न्याय इस तरह की व्यवहारिक में बहुत बार नहीं भी होता है। यहाँ पर जिक्र किया गया है 2011 का जनगणना का, तो उसके मुताबिक 5 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं बहुत बड़ी संख्या में नौकरी करते हैं, छोटे मोटे होटल में या कहीं घर में, कारखाने में, और ऐसे बच्चों की तादाद 40 लाख से अधिक है। और यह जो है 1986 में एक कानून बना था, उसमें संशोधन जबकि कर दिया गया कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को किशोर अवस्था में 14 से 18 तक की वो जोखिम वाला व्यवसाय कोई है तो उसमें भी जो है नियोजन नहीं किया जा सकता, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यदि किसी को लगता है कि वहाँ काम लिया जा रहा है तो एक पोर्टल है, वेबसाइट पेंसिल, प्लेटफॉर्म फॉर इनफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, वहाँ पर आप
शिकायत कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी क्या है। इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, भोपाल गैस त्रासदी। देखिए, ये घटना है 2 सितंबर 1984 की, आज से 37 साल पहले की घटना है। और यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी, अमेरिकी कंपनी थी, भोपाल में संचालित हो रही थी। और अचानक 2 दिसंबर 1984 की रात को वहाँ की कंपनी में मिथाइल आइसोनाइड, मिक उसको बोलते हैं, वो गैस रिसने लगी। और यह बेहद जहरीली गैस होती है। आपको बता दें, वो कंपनी कीटनाशक मारने वाली जो दवाई होती है वो वहाँ उत्पाद क्या करता था। अब देखिए, वहाँ जो है उस दुर्घटना वहाँ बहुत बड़ी संख्या में घटी। और वहाँ दुर्घटना में आने वाली एक महिला है अजीजा खातून। उनका कहना था कि तकरीबन 12:30 बजे थे, 12:30 की रात्रि, और मुझे अपने बच्चों की तेज़ खांसी की आवाज़ सुनाई दी। जब कमरे में गए तो रोशनी थी और उसके बाद देखिए पूरा कमरा जो है धुआं से भर गया। हर तरफ चारों ओर चीख पुकार था, भागो भागो भागो। और लग रहा था कि सांस नहीं बल्कि आग जा रहा है अंदर, और आंखें बुरी तरह जलने लगी। और कहा जाता है कि 3 दिन के अंदर ही 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए, लाखों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और जहरीली हवा के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब थे, कामकाजी परिवार के लोग थे। और उनमें से जो है 50,000 लोग अभी भी बीमार हैं। कोई लोग काम भी नहीं कर सकते हैं। बहुत से जो है बच्चे अभी भी यदि जन्म लेते हैं तो उसमें विकृति रहती है कई तरह की, वो सामान्य नहीं रहता है। हालांकि सरकार ने पुनर्वास के लिए भी योजना चलाई है, लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं किए हुए है। और लोग अभी भी जो है उसके खिलाफ कभी कभी आंदोलनरत दिखते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये जो तब दुर्घटना घटी, लेकिन वह लगता है कि वो तबाही दुर्घटना थी, लेकिन वो दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने, कंपनी ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपाय को जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया था। और 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में एक बार गैस का रिसाव हुआ था, पर उसमें भी मजदूर मरे थे, कुछ घायल भी हुए थे, लेकिन उसको अनसुना कर दिया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और सबूत से जो है साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड कंपनी ही दोषी है। लेकिन कंपनी ने अपनी गलती नहीं मानी, और कानूनी लड़ाई में सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा, $3 अरब का, लेकिन 89 में 47 करोड़ मात्र, 6 गुना कम मुआवजे पर अपनी सहमति दी। और त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी किया, मगर सर्वोच्च न्यायालय में भी कुछ नहीं हुआ। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन प्रदूषण को कितना नुकसान हुआ, आदमी को नुकसान हुआ, पर्यावरण को नुकसान हुआ। और भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए, जो कंपनी भाग गई वहाँ छोड़ के। लेकिन इसके अलावा साथ साथ जो वहाँ रसायन थे, विषैले थे, वो वहीं रह गए। और रसायन रिस कर क्या हुआ, ज़मीन में जाने लगा। अब वहाँ जो पानी है अभी भी पीने लायक नहीं है, लेकिन मजबूर लोग क्या करेंगे, अभी वो पानी कभी कभी पी लेते हैं, वही वाला पानी के। यह संयंत्र जो है डाओ केमिकल नामक कंपनी ने ले लिया कि हम इसको अब ले लेते हैं, लेकिन स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। और न्याय के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। और यूनियन कार्बाइड कंपनी का चेयरमैन था एंडरसन, उसको सज़ा नहीं हो सका। ये बहुत ही देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की ये स्थिति बनी थी। सरकारें कंपनियों को न्योता देकर बुलाती है, आइए मेरे यहाँ कंपनी खोलिए। और ये भोपाल गैस त्रासदी ये विनाश नहीं था, महाविनाश था। और इनकी वजह यदि देखें तो यूनियन कार्बाइड कंपनी भारत में अपना कारखाना क्यों खोली, इसके पीछे भी कारण था। और कारण इसका यह रहता है, एक नहीं कई कारण रहते हैं। कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है ना, यहाँ सस्ता श्रम मिल जाता है, बेरोजगारी लोग अधिक में संख्या में है, लोग कम कीमत पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही कंपनी यदि विदेश में, अपना अमेरिका कंपनी था, अमेरिका में यदि खोलता तो वहाँ नियम कानून करे हैं, वहाँ उनको ज़्यादा लागत आता, यहाँ के मुकाबले वहाँ के मजदूर को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा, कम कीमत पर यहाँ काम करवा लेते हैं। और साथ साथ काम के घंटे भी यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं, पर वहाँ नहीं करवा पाते हैं।
और कई तरह की सुविधाएं होती है जो कि वहाँ देना पड़ता है, यहाँ नहीं देता है, यहाँ सिर्फ काम ले लेता है। और इस तरह क्या होता है ना, लागत में कटौती वो कर लेते हैं। और इससे कि जो है सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि सुरक्षा उपाय की अनदेखी कर दी जाती है। यूनियन कार्बाइड कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या काफ़ी कम थी। और 1980 से 84 के बीच मिक्स संयंत्र के कामगार के दलों की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने होती है, लेकिन उसको घटाकर केवल 15 दिन कर दिया गया था। तो कंपनी के लोग भी यहाँ पर बहुत बदमाशी किए थे। और यूनियन कार्बाइड कंपनी के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फर्क देखिए कैसे होता है, इसको यहाँ पर देखते हैं। तो पश्चिम वर्जीनिया में कंप्यूटरीकृत कंपनी से चेतावनी दी जाती है कि वहाँ रिसाव होने वाला है, पहले जो है लोग चला जाएगा मजदूर के, और रिसाव के लिए मजदूर के अंदाजे कैसे। और यहाँ क्या होता है, मजदूर का अनुमान लगता है कि हाँ ये होगा वो होगा, पर वहाँ सब काम मशीन से हो जाता है, तो पता चल जाता है, लोग सुरक्षित बस निकलते हैं। और सुरक्षा, अब यहाँ पर आपको मन में आता होगा कि सुरक्षा मार्ग में फ़र्क क्यों है, वहाँ सुरक्षित वातावरण कंपनी में दी जाती है, यहाँ नहीं दी जाती है। इसका जवाब है कि भारतीय मजदूर का मोल जो है ना कम माना जाता है। हम लोग की गिनती जो है वो लोग के नज़र में भी बहुत कम है, जानवर के मानंद। और मजदूर, एक मजदूर जाता है तो जो है क्या होता है, वो काम नहीं करेगा, उसकी जगह दूसरा मजदूर आ जाता है। लेकिन इसका सबसे मेन कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि कम तनख्वाह में भी लोग चाहते हैं कि कुछ न कुछ काम मिल जाए। और यही कारण है कि सुरक्षा से की जिम्मेवारी से कंपनी भी भाग जाती है और इतनी तरह की दुर्घटना करके भी जो है भाग जाती है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि खदान में दुर्घटना घट गई, मजदूर फंस गए, तो वहाँ भी या अन्य जगह, कई जगह कारखानों में जो है हर रोज़ दुर्घटना होती रहती है। अब आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पर रख रहे हैं कि सुरक्षा कानून लागू करना किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में क्यों महत्वपूर्ण होता है। इसका जवाब आप अपने शब्दों में लिखें। और आप यह बताइए कि कई जगह जो है सुरक्षा मानक का हम इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, और अपने जीवन में और जगह में जो है सुरक्षा का ख्याल करना चाहिए, कहाँ करते हैं हम लोग फैक्ट्री के अलावे। इस संदर्भ में आप चिंतन करके लिखें। कानून लागू हो, सही ढंग से हो, यह पालन करना तो सरकार की जिम्मेवारी है। और अनुच्छेद 21 में भी है कि जीवन का अधिकार का उल्लंघन न हो। और ये वहाँ क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानक की जो है खुलेआम अवहेलना हो रही थी। तो यहाँ पर जिम्मेवारी तो सरकार की भी बनती है। इसके लिए एक हद तक कहीं न कहीं सरकार की गलत नीति भी जिम्मेवार है, जो कि सख्त कार्रवाई नहीं कर पाती है। और सरकारी अफसर खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने के लिए भी उसको तैयार नहीं होते हैं। और सबसे एक बात और है कि कारखाने जो है घनी आबादी के इलाके में खोल लेते हैं लोग, पर वहाँ पर खोलने से एतराज़ करना चाहिए। और भोपाल के कुछ निगम अधिकारी ने उस पर उंगली उठाई थी कि नहीं खुलना चाहिए। लेकिन 1978 में क्या हुआ था, मिक उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी। तो सरकार ने कहा कि नहीं, प्रदेश की भोपाल के संयंत्र में निवेश चाहिए, तब जो है भोपाल जो है मध्य प्रदेश वृद्धि करेगा वहाँ। अभी निवेश क्या होता है, आप समझ लीजिए कि निवेश जो है एक तरह से वहाँ मजदूर पूंजी का निवेश होता है कि भविष्य में जो है ना यहाँ उत्पादन क्षमता बढ़ाया जाए, कैसे स्थिति सुधरेगी, नई मशीनरी कैसे लगेगी, नया इमारत या प्रशिक्षण किस तरह की व्यवस्था होगी, वो कंपनी यहाँ आएगी, वो यहाँ फैक्ट्री लगाएगी, मजदूर को रोज़गार मिल जाएगा, सरकार को उससे टैक्स मिलेगा और दूसरी कंपनियाँ आएगी। तो यही हुआ निवेश, वो पूंजी का लगाते हैं, निवेश करते हैं। आप देखिए, खैर तो निवेश करते हैं और यही तर्क दे दिया सरकार ने। और जो है इसके कारण जो है ये बहुत बड़ा कारण बना, सरकार के कान पर जूर नहीं रहेंगी और निरीक्षक जो है वो सब भी जो है फिर दिलचस्पी ज़्यादा नहीं लिए। अब यहाँ कानून है, तो अगर कानून है तो कानून बनाने वाले संस्था और लागू करने वाले संस्था का यह रवैया सही नहीं है। और लोगों के हित सबसे सर्वोपरि है, लेकिन सरकार और निजी कंपनियां दोनों जो है उसको नज़रअंदाज करके चलती है। यह स्थिति जबकि किसी भी सूरत में अच्छी नहीं है। भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं, तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानून और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की ज़रूरत और बढ़ गई है। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक ट्रैवल एजेंसी को हाल में आदेश दिया गया था कि कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपये का मुआवजा दे। क्यों? क्योंकि इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण वे डिज्नीलैंड नहीं देख सके।
और ये कहाँ की घटना है, अपने देश में की नहीं, ये पेरिस की घटना है। और पेरिस में खरीदारी करने से वे वंचित रह गए थे। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को ज़िंदगी भर की पीड़ा और नुकसान सहना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ मुआवजा नहीं मिलता है। पर्यावरण की सुरक्षा कितना अधिक महत्वपूर्ण है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। 1984 में पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है उस समय तक बहुत कम कानून थे, लेकिन अब जो है उस पर कानून बनाए जाने लगे हैं। उसमें माना जाता था कि पर्यावरण मुफ्त का चीज़ है, किसी को उद्योग हो कुछ हो, हवा पानी में जो है प्रदूषित करने का अधिकार है, खुला छूटता, चाहे नदी हो वायु हो कुछ हो। आप जो यमुना नदी का बारे में सुने होंगे कि किस तरह जो कितना वो नदी प्रदूषित हो गई थी, हालांकि अभी भी है। और अभी अगर गंगा की स्थिति देखें तो सरकार योजना चलाती है, लेकिन अभी भी गंगा को पूर्णतः प्रदूषण मुक्त सरकारें नहीं कर सकी है। अच्छा, और यही कानून का ढिलाईपन का फायदा किसको मिला था उस समय? यूनियन कार्बाइड कंपनी को। उसने प्रदूषण से निपटने के लिए एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ा था, जबकि यही चीज़ यदि अमेरिका में होता तो उसको वहाँ खर्च करना पड़ता। और भोपाल गैस त्रासदी ने पर्यावरणवादी जो है मुद्दे को जो है सामने लाया, और कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का जो शिकार बन गए थे, जो कारखाने से किसी तरह से जुड़े नहीं थे वो भी इसके शिकार बन गए, जो कारखाने में काम नहीं भी करते थे। और इससे लोगों को लगा कि नहीं, अगर उससे हम काम जुड़े हुए नहीं हैं, फिर भी जो है औद्योगिक दुर्घटना यदि हो जाती है तो उसके घायल हम भी हो जाते हैं, उसके शिकार हम भी हो जाते हैं, और उसके बाद उसका खामियाजा सबों को भुगतना पड़ जाता है। और पर्यावरणवादी कार्यकर्ता भारत सरकार को पर जो है दबाव डाली, नए नए कानून बनाए, और पर्यावरण इस पर कानून इसलिए बनाया गया कि आने वाली अगली पीढ़ियों को इसका खामियाजा न भुगतना पड़े, और केवल औद्योगिक विकास के लिए ही जो है हम इमारत खड़ा नहीं कर सकते। और अदालत ने भी माना कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन की मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाना ही चाहिए। और एक केस हुआ सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेवारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगावे, नदियों को साफ रखे, और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको जुर्माना लगे, और कानूनी प्रक्रिया तय होनी चाहिए। आप यहाँ पर एक देख रहे हैं किस तरह बच्चे जो है ये चापाकल से पानी ले रहे हैं। ये चापाकल देखिए लाल कलर से रंग दिया गया है, लेकिन भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास का जो इलाका था वो अभी भी दूषित है वहाँ का पानी, और सरकार ने आसपास के चापाकल को पुतवा दिया लाल रंग से, लेकिन स्थानीय लोग उसका इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको साफ पानी पीने का कोई स्रोत ही नहीं है। अब आपके लिए यहाँ पर प्रश्न कि स्वच्छ वातावरण जन सुविधा है, आपका क्या ख्याल है इस संदर्भ में? आप क्या सोचते हैं? और कंपनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानून का उल्लंघन क्यों कर देती है? पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को जो है लेकर लोगों में जागृति आई है, लेकिन इसका असर व्यापक तौर पर पड़े तब ना। अब देखिए, अदालत ने भी कहा कि रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाना चाहिए। सही बात है, बंद कर देना चाहिए। जो कहाँ भेजा जाना चाहिए? तो शहर से बाहर दूसरे इलाके में। ये भी बात सही है कि वो कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे, इसीलिए ऐसा होना चाहिए। अब देखिए, आपको बताया कि इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी, इसीलिए दिल्ली में ऐसा कहा गया कि हिसाब किताब से नहीं चल रहा था। अदालत ने कह दिया, समस्याएं हल हो गई। लेकिन क्या समस्या हल हो गई? नहीं, एक समस्या फिर पैदा हो गई। क्या समस्या पैदा हो गई? कि कारखाने बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए, और अब उन्हें दूर दराज के इलाके जाना पड़ता है जहाँ कंपनियाँ कारखाना दूसरे बार दोबारा चालू हुआ। अब प्रदूषण की समस्या उस इलाके में हो गई जहाँ कारखाना गया। जो मजदूर नहीं आ जा सकते हैं वो लोग वहीं फिर रहने चाहते हैं, किसी तरह यहीं रह जाएं, तो जो है स्थिति जस का तस है। पर्यावरण ये मुद्दे को लेकर भारत में जो है ऐसा, हालांकि अब लोगों में जागरूकता आ रही है और लोग इसके प्रति चिंतित हो रहे हैं, और पर्यावरण से लगाव भी लोगों का बढ़ रहा है। और शहर को सुंदर बनाने के लिए बस्तियों को हटाना चाहिए, या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए, या तो
सही बात है, और लेकिन इसका दूसरा पहलू यह हो जाता है कि लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाती है। एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ी, तो दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग चिंतित नहीं है कि उसका मानवाधिकार का क्या होगा। वे अभी भी खतरनाक स्थिति में काम कर रहे हैं। अब चुनौती ऐसे समस्या का समाधान ढूंढने की है जिसमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके और कारखानों में स्वच्छ तकनीक का प्रयोग हो और प्रदूषण नहीं फैले, और जिस ऐसी व्यवस्था हो कि मजदूरों का रोजगार भी फैले, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि गाड़ियों से उत्सर्जित जो धुआं होती है ये भी किस तरह पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि दिल्ली में तो डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन सीएनजी गैस का इस्तेमाल करें, और उससे जो है वायु प्रदूषण में कुछ गिरावट आई है। लेकिन कभी कभी जो है हवा में इतना प्रदूषण का स्तर ऊंचा हो गया है कि दूर की चीज़ें तक दिखाई देनी बंद हो जाती है, और कहा जा रहा है कि प्रदूषण के कारण लोगों का उम्र तक घट जाता है। और यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि जब कभी कहीं का फैक्ट्री बंद हो जाता है तो किस तरह मजदूर परेशान हो जाते हैं। उसकी दिन दहाड़ी जो है मजदूरी जो करते हैं उसको बहुत परेशानी होती है, और लोगों का शोषण होने लगता है ज़्यादा। और यह स्थिति वहाँ ज़्यादा खराब होती है जहाँ की कानून का सही रूप से क्रियान्वयन नहीं होता है। लेकिन अपने देश में ऐसा जो होता है, और कहीं गरीब मुल्कों में ज़्यादा होता है। विकसित देश में ऐसा बहुत कम होता है। विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योग को क्या करते हैं, विकासशील देशों में ले जाते हैं, वहाँ वो अपना उद्योग लगाते हैं ताकि वहाँ का जो कमज़ोर कानून है उसका वो फ़ायदा उठा सके। अपना देश को साफ़ सुथरा रखेगा, और दक्षिण एशियाई का देश भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ जो है ज़्यादा खतरनाक काम होता है। और कीटनाशक हुआ, एम्बेस्टॉस बनाने वाले या जस्ता शीशा काम करने वाले कारखानों में जो है बड़े पैमाने पर लोग को वो लोग बुलाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि कोई बाज़ार हो या दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, अगर कानून सही नहीं है तो फिर सब बेकार है। और गलत तौर तरीके से बचने के लिए हर जगह कानून का सही क्रियान्वयन होना जरूरी है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी, ये लोग अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में जो है गलत हथकंडे भी अपनाते हैं, और वे मजदूरों को कम वेतन देना चाहते हैं, और कभी कभी बच्चों से काम करवाते हैं, और कभी पर्यावरण के हितों का ख्याल नहीं रखते हैं, आसपास को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार की बनती है कि जो निजी कंपनियां हैं उसके गलत तौर तरीके को रोके, सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए कि मजदूरों का शोषण नहीं हो और उस पर निगरानी रखी जाए। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार को सही कानून बनाने चाहिए, और न केवल कानून बनाने चाहिए बल्कि उसको क्रियान्वित भी करनी चाहिए। अच्छा, और अन्यथा नुकसान होता है, पूरे समाज का नुकसान होता है, सामाजिक न्याय की स्थिति कमज़ोर पड़ती है। तो सरकार की तो जिम्मेवारी बनती ही है, लोकतांत्रिक देश होने के कारण आम लोगों की भी जिम्मेवारी होती है कि वो सरकार पर दबाव डालकर निजी कंपनियां और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य करे। और हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण ऐसा विषय है जो जनहित में काम करने के लिए दबाव डाला जा सकता है, और न्यायालय ने भी पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। तो इस तरह जो है ऐसा वातावरण बने कि सबका काम हो, विकास भी हो, स्थिति यही होनी चाहिए। और इसके लिए सबों को मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कामगारों के अधिकारों की भी रक्षा हो ताकि उनका भी जीवन अच्छा हो, ऐसी हम लोग कामना करें, ऐसी सरकार व्यवस्था करे, और इसके लिए लोगों को सरकार पर दबाव डालना चाहिए। अब यहाँ पर आप यह बताइए कि आपके लिए कुछ प्रश्न है कि आप किसी मजदूर से यदि मिले हो तो ठीक, अन्यथा नहीं मिले हो तो देखें कि मजदूर टाइप का आदमी कैसा होता है, और उसको पूछें, उससे जानें कि उनकी स्थिति कैसी है, उनका शोषण होता है। दूसरा प्रश्न है कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर अपना कारखाना क्यों खोल लेती है, क्यों खोलना पसंद करती है वहाँ की वनस्पतियाँ। तीसरा बताइए कि भोपाल
गैस त्रासदी, क्या जो पीड़ित था बहुत बड़ी संख्या में, क्या सबों को सामाजिक न्याय मिल पाया? इस संदर्भ में अपना आप राय लिखिए और आप पुस्तक का अध्ययन कीजिए और पर्यावरण के प्रति स्वयं में भी चेतना आनी ही चाहिए। जहाँ तक हो सके पर्यावरण की रक्षा करें और जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, एक वृक्ष अवश्य लगाएं, ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए आप कुछ दे कर जाएँ, इस पर्यावरण को कुछ दे कर जाएँ। आप पुस्तक का अध्ययन करेंगे और उम्मीद है कि यह 10वां अध्याय सहित सभी अध्याय आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए हितकर होगा। अब मिलते हैं अगले साल आपके साथ 9वीं क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छा से अध्ययन करें। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।